बायो-सेवर्ट के नियम का तीसरा एप्लीकेशन आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें हमको पढ़ना ये है कि वृत्ताकार धारावाही की कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आपको याद होगा बायो-सेवर्ट के लॉ के एप्लीकेशन में एक हमने पढ़ा है कि अगर कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है हमारे पास तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ था। ये वृत्ताकार धारावाही कॉइल है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमने उसकी वैल्यू निकाली थी μ0/2 I/r। और अगर कॉइल है, बहुत सारे फेरे लगे हुए इस पे, तो μ0/2 Ni/r, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या। लेकिन आज हमें जो पढ़ना है उसमें भी वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ये उसका सेंटर होगा और कुंडली के तल के लंबवत तथा सेंटर से जाने वाली एक लाइन ऐसी होगी जिसको हम बोलेंगे उसकी अक्ष। इसके अक्ष के यहाँ पर इस कॉइल में करंट बह रही होगी और इस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होगा। समझ आ गया? तो पहले बायो-सेवर्ट के लॉ में हमने क्या किया था और आज हम क्या करने वाले हैं। आई होप कि डिफरेंस पता लग गया है आपको, ठीक है। तो बनाते हैं कॉइल फिर हम यहां पर, आप ध्यान से देखिएगा। ये उसका साइड व्यू है, साइड से आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा सामने से आपको दिखाएंगे तो अक्ष मुझे ऐसा बाहर लानी पड़ेगी और फिर इसको हम दिखाएंगे कैसे आपको, इसलिए साइड व्यू ऐसे आपको दिखाया जा रहा है। ये कॉइल का सेंटर है यहां पर और इस सेंटर से इसके तल के लंबवत और सेंटर से जाने वाली एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन का ही नाम हम क्या रखेंगे, अक्ष। ये वृत्ताकार कुंडली की अक्ष है, याद रखिए इसको आप, एक्सिस है ये। इस पे हमने एक करंट फ्लो करवा दी है, देखिए हमने इस पे करंट ऐसे फ्लो करवा दी। आप इधर से ऐसे करंट ले सकते, पीछे से ऐसा आती है और आगे से ऐसे, इस तरह से ये हमने करंट बना ली इस पे। वृत्ताकार धारावाही कुंडली जो है ये उसकी क्या है आप समझ रहे हैं, ये त्रिज्या है। त्रिज्या हमने कितनी मान ली, a। अगर ये कॉइल हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेंटर है, ये उसका सरकमफरेंस है, तो ये जो लाइन सेंटर से परिधि को मिलाएगी, ये लाइन क्या बोली जाएगी, उसकी त्रिज्या। इसको हमने कितना मान लिया है, a, ठीक है। ये सेंटर है, इसको हम C माने ले रहे हैं, सेंटर। अक्ष पर यहां पर मान लिया मैंने एक पॉइंट P है और इस बिंदु पर ही हमें इस कॉइल की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है कि कितना होगा। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस है x के बराबर, ठीक है। तो आप याद रखिए, तो ये लाइन मैं हटा देता हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ये फिगर काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा, तो फिर इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उस वक्त लगेगा कि ये ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा चित्र। पर आप याद रखिए C से P तक का डिस्टेंस x के बराबर है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने यहाँ पर बताया, जो हमने यहाँ पर बनाया, उसको 4 लाइन्स में नोट करते हैं ज़रा हम लोग। माना एक a त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है।
हमने त्रिज्या की बात कर दी, करंट की बात कर दी। इसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर इसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, सेंटर से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है, इस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता लगानी है। ठीक है, इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला अवेलेबल है? तो आंसर है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि बायो-सेवर्ट लॉ से हमको मिला। लेकिन बायो-सेवर्ट के लॉ में भी जो फॉर्मूला है वो एक साथ पूरी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये नहीं बताएगा। उसका तो बस ऐसा है कि वो इस कॉइल का एक छोटा सा एलिमेंट होगा, केवल उसकी वजह से यहाँ कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा हमको बस इतना बता सकता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वो हमारी बात की टेक्निक है कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं, जैसा कि पिछले 2-3 डेरिवेशंस में हमने किया है, यहाँ पर भी हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरी कॉइल में कहीं पर भी एक छोटा सा क्या ले लेंगे, हम धारा अवयव ले लेंगे। उस धारा अवयव की वजह से यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। बात समझ में आई? दो तरीके हमारे पास हैं, ये करंट एलिमेंट लिया, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दूसरा आइडियल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तीसरे की वजह से निकालो, चौथा, पांचवा, ऐसे जितने करंट एलिमेंट पूरी कॉइल पे बने सब की वजह से यहाँ पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड पता लगाओ। और उसके बाद क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो उनका सदिश योग कर दीजिए। सदिश योग मतलब अगर एक ही डायरेक्शन पे सब मैग्नेटिक फील्ड है तो जोड़ दो, अगर विपरीत दिशा में है तो घटा दो। लेकिन अगर ना सेम डायरेक्शन है ना अपोजिट डायरेक्शन है, उस वक्त क्या करेंगे, तब आप घटक का मेथड यूज करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। फिर उस वक्त ये वेक्टर एडिशन का लॉ होता है, तो यही हम यूज करना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, और दूसरा तरीका, सॉरी ये एक तरीका है, दूसरा तरीका ये कि एक डीएल की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा निकाल लो और उसका पूरी कॉइल के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेशन, उससे भी हमारा आंसर आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले कॉइल पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा करंट एलिमेंट। चलिए, ये पूरी कॉइल है, कहीं पर भी एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं। हमने वो करंट एलिमेंट यहां पर बेटा ले लिया, बड़ा छोटा सा, जिसकी लेंथ कितनी मानी जाएगी, dl, और इस कॉइल में करंट फ्लो कितनी हो रही है, I। तो अगर हम I को इसके साथ लगा देंगे तो अब ये क्या बन गया, आइडियल धारा अवयव। तो dl क्या चीज है, इस कंडक्टर का एक छोटा सा अवयव, लेकिन I लग गया तो धारा अवयव। और सबसे छोटा मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या होता है, करंट एलिमेंट, धारा अवयव। जब धारा अवयव बनाते हैं बायो-सेवर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग, उस धारा अवयव को उस बिंदु से मिलाना पड़ता है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है। तो मुझे इस करंट एलिमेंट से किसको मिलाना पड़ेगा, बिंदु P पर। क्यों, क्योंकि हम P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो हम इस पॉइंट को यहां से मिला देंगे। ये देखिए, हमने इस पॉइंट को मिला दिया करंट एलिमेंट से। क्या आपको याद है कि ये जब आप मिलाएंगे तो इस लाइन को क्या मानते थे, धारा अवयव से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा
उसका डिस्टेंस कितना लिया जाता था? स्मॉल आर। भूल गए आप? स्मॉल आर। इसीलिए हमने ना तो रेडियस को आर माना है, ना ये डिस्टेंस को आर माना है, ताकि हम आर को रिजर्व कर सकें, जो कि बायो-सेवर्ट के लॉ में हमने पढ़ा था, धारा अवयव से लेकर के बिंदु P तक का डिस्टेंस। इसलिए अब हम इसको आर मान लेंगे। तो ये करंट एलिमेंट आइडियल है, यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है। इस धारा अवयव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? धारा अवयव आइडियल के कारण बिंदु P पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे? dB। dB का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वेयर इंटू साइन थीटा की वैल्यू लेनी है। क्या आप बता सकते हैं यहां पर थीटा क्या होता है आखिरकार? पहले ये बताइए कि थीटा कहते किसको है, किसके किसके बीच का एंगल होता है थीटा? आंसर है करंट एलिमेंट और आर के बीच का एंगल। याद आया आपको? ओके। इस कॉइल में करंट एलिमेंट कहां है? अगर हमने यहां पर करंट एलिमेंट माना है, ये इतनी सी लंबाई को करंट एलिमेंट मान लिया, तो हमारा करंट एलिमेंट तो ये ऐसा है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको अच्छे से देखना है, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे इसको। ऐसा धारा बह रही है इस पे, तो ये छोटी सी लेंथ हमने क्या मान ली? dl। तो करंट एलिमेंट हमारा कैसा हो गया? ऐसा। अगर हम यहां मानते तो हमारा करंट एलिमेंट कैसा होता? ऐसा। अगर हम यहां मानते तो करंट एलिमेंट ऐसे आता। अगर हम यहां dl लेते तो करंट एलिमेंट ऐसा रहता। तो हमने यहां dl माना है इस जगह पर, इसलिए ये करंट एलिमेंट है। ये चीज समझ आ गई? ओके। अब करंट एलिमेंट को बिंदु P से मिलाने वाली एक लाइन भी है, वो कैसे आप बनाओगे? ये करंट एलिमेंट और ऐसा बिंदु P को मिलाने वाली लाइन। समझ में आया कुछ आपको? फिर से ये करंट एलिमेंट ऐसा आइडियल और ऐसे तिरछा ऐसे मिलाई जाएगी बिंदु P को, क्योंकि बिंदु P तो यहां पर है, ये R हमारा आएगा। तो कैसा होगा आप ध्यान से देखें। ये क्या बना दिया हमने? आइडियल। वेरी गुड। और हम इसको ऐसा मिलाएंगे तो ये क्या बन गया? R बन गया। समझ में आया? अब इन दोनों के बीच का एंगल आपको बताना है कि क्या एंगल होगा। अब हम कॉइल को हटा देते हैं, जिसके बीच का एंगल हमें ढूंढना है बस वही केवल लेते हैं। ये क्या है बताइए? करंट एलिमेंट, और ये हमने क्या बना दिया? R। तो अब दोनों के बीच का एंगल बताइए क्या होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल सही। देखो, ऐसा होने से कितना है? 90। ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो हर बार 90 तो है। ऐसा देखकर याद रखें, एंगल थीटा किसके किसके बीच का होता है? dl और r के बीच का। आप याद रखें, ये क्या चीज है? रेडियस। और ये क्या है? r। तो मैं इनके बीच के कोण की बात नहीं कर रहा हूं। प्लीज रिमाइंड इट कि मैं इसके बीच के कोण की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉइल की रेडियस है और ये स्मॉल r है। आई एम नॉट टेकिंग एंगल अबाउट दिस एंगल। मैं इस एंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो आइडियल जो कि करंट एलिमेंट है कॉइल में, और उसके बाद ये R ऐसा तिरछा लग रहा है। तो भले देखने में आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो इसको, तो ये एंगल आपने कितना बताया मुझे? तो फिर ऐसा बताओ भाई, अगर ये 90 है,
ठीक है, मैंने मान लिया कि ये 90 है। तो अब क्या हुआ, अब क्या है, तो इसको इसी को तो रोटेट करा रहे हो आप, तो ऐसे से ऐसा करने से एंगल 90 से क्यों बदल जाएगा, तो एंगल दोनों के बीच कितना है 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ये सभी को क्लियर हो गया, ओके। तो dB की वैल्यू कितनी मिली आपको, देयरफॉर dB विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL, बिकॉज साइन 90 इज 1, तो हम इसको 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन R स्क्वेयर। ये तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आ गया बिंदु P पर। इसकी डायरेक्शन आप बता सकते हैं मुझे, कैसे निकालते हैं, दिशा बताइए। उसके लिए हमने एक तरीका आपको बताया गया था, वैसे तो राइट हैंड पाम रूल लगता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, लेकिन इसका हमने एक और आसान आपको मेथड बता दिया कि आप राइट हैंड कर्ल रूल यूज कर लो, वो भी वही डायरेक्शन आपको बता देगा जो एक्चुअल डायरेक्शन होगी। उसके लिए उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थंब को किस तरफ रखना है, विद्युत धारा की दिशा में, फिंगर्स को किस तरफ रखना है, जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। और यह भी हमने पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो DL और R दोनों के तल के कैसी होती है, लंबवत। याद आया कुछ आपको, फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन DL और R, DL के भी लंबवत होगी, R के भी लंबवत होगी। यहां पर हाथ को सेट करिए, अगर हम आपको इससे बताएं यहां पर करंट ऐसा हमने फ्लो किया हुआ है, तो हम अपने हाथ को हमको कैसा रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए। करंट की डायरेक्शन पे तो थंब रखोगे कि नहीं रखोगे, यहां पीछे से ऐसा करंट ऊपर आ रही है, पीछे से ऐसा जा रही है और फिर ऐसा घूम के आ रही है, ऐसी तो कॉइल है, ऐसे ये पीछे से करंट ऐसा जाती है, इधर से घूम के ऐसा आ जाती है। तो करंट यहां पर देखोगे तो करंट कैसी है, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। ये बात समझ में आई सबको, आप यही कॉइल यहां पर मैंने बनाई है, बस आप ये समझ लें। इसमें ये एरो बने हैं, आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े, शायद आपको दूर से दिख रहे हो, एरो कुछ नजर आ रही है तीर जैसे, ये करंट की डायरेक्शन है। ऐसा मैंने रख दिया तो करंट कैसी फ्लो हो रही है, इस तरह से बार बार पीछे से ऐसा आती है, आगे से फिर पीछे चली जाती है, फिर पीछे से ऐसा आती है, आगे से फिर पीछे चली जाती है। तो करंट की तरफ हमको थंब रखना है, तो ऐसे रखा जाए तो करंट के अपोजिट हो जाएगा, ऐसे रखो, करंट की डायरेक्शन में आ गया। उसके बाद ये अंगुलियां किधर की तरफ ले जाए, हम उस बिंदु की तरफ ले जाओ जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। कहां है वो बिंदु बताइए, यहां पर है, कहां पर है, यहां है। तो सेट करो हाथ को, ये हमने ऐसा कर दिया थंब और ऐसा टेढ़ा हाथ किया, तो हाथ को इसकी डायरेक्शन पे एक्सिस के अलोंग नहीं ले जाना, आपको ऐसे नहीं रखना, आपको ये करंट है और ये आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए, समझ में आया। और इसको लेते जाओ बिंदु P के पास और यहां जाके उंगलियां ऐसे मोड़ दो, किस तरफ चुंबकीय क्षेत्र आएगा, 90 डिग्री पर मोड़ना है आपको, पूरा ऐसा मुट्ठी नहीं बांध देना, ना ऐसा खुला रखना है। करंट की डायरेक्शन पे हमने अंगूठा कर दिया, इसको बिंदु P पर ले गए और ले जाकर के ऐसा उंगलियों को मोड़ दिया, और कितना मोड़ना है 90 डिग्री पर। तो क्या डायरेक्शन आएगी, कुछ पता चल रहा है। एक तो हाथ से बताया मैंने, दूसरा यह भी आपको याद रहना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन R के कैसी होगी, लंबवत, और DL के भी कैसी होगी, लंबवत। तो ये हमारा R है, इसके कैसी होनी चाहिए, लंबवत। तो हमने ऐसा हाथ सेट किया और ऐसा उंगलियां 90 डिग्री पे फोल्ड कर दिया, तो ये डायरेक्शन ऐसे बताता है। देखो, ना तो बिल्कुल ऐसा ऊपर की तरफ होगा, ना सीधा ही रहेगा, ऐसा तिरछा होने के कारण थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा। थोड़ा देखिए इसको, ये उंगलियां देखो किस तरफ इंडिकेशन देती, ठीक है, R के लंबवत, ये R है। अब इसके लंबवत अगर आपने बनाना है डायरेक्शन,
तो बेटा यही तो बनेगी डायरेक्शन, देख लो आप। और ये आर के कैसा होगा, बिल्कुल लंबवत भी हो जाएगा 90 डिग्री एंगल पर। अब बताइए, ये दूसरी जो चीज मैंने बताई, पहली चीज मैंने बताई थी डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री का है, ये आपको समझ आया। अब क्या इसकी डायरेक्शन आपको समझ नहीं आई, अभी आ गई। और ये देखिए, यही है वो कॉइल। बता सकते हैं ये क्या चीज है, सेंटर। ये क्या चीज है, एच। ये क्या है, स्मॉल आर। ये क्या है, ए। दिस इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। यही वो बिंदु है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है। और ये है, देखिए डीबी की डायरेक्शन। देख लो जरा, कुछ इमेजिन हो रहा है अभी आपको, अभी भी नहीं समझ आ रहा है। ये हमारा आर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड आर के लंबवत करना है कि अक्ष के लंबवत करना है, आर के लंबवत। अक्ष के लंबवत तो नहीं करना ना आपको। अगर अक्ष के लंबवत रखना होता तो ये ऐसा आ जाता, आता कि नहीं आता, आप खुद सोचो थोड़ा सा। अब ये अक्ष के परपेंडिकुलर आ गया, पर आर के लंबवत नहीं आया। ये आर के लंबवत तो तभी होगा जब ये थोड़ा ऐसा रहेगा। अब ये आर एक लाइन ऐसे जा रही है, उस पर बिल्कुल ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना दी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी। अब बताएं, क्या ये चीज आप सबको समझ में आ गई, नहीं समझ में आया? ओके, तो ये हमारा डीबी का डायरेक्शन हो गया। आप खुद देखो, इस चित्र में ही मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप डीबी का डायरेक्शन ऐसे बना देते तो क्या ये कोण 90 का लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, तो ये डीबी का डायरेक्शन नहीं है। आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हमने आर के लंबवत ये दिशा बनाई और ये डीबी की डायरेक्शन आ गई। ये जो डीबी मिला उसकी डायरेक्शन आ गई यहां पर। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब थोड़ा और गौर से देखिएगा। इसी कॉइल में हम एक दूसरा डीएल भी ले लेते हैं जरा। कहां पर? जो पहला डीएल हमने लिया है इसके बिल्कुल अपोजिट, यहां दूसरी तरफ, यहां पर हम एक डीएल ले लेते हैं। तो ये एक स्मॉल एलिमेंट है और करंट आई फ्लो हो रही, तो करंट अगर इसके साथ लगा देंगे तो ये करंट एलिमेंट बन गया। अब हम इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे चल करके, ठीक है? इस करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमको देखना है, तो फिर से हमने इसको ऐसा मिला दिया। देखो, अब इस वाले करंट एलिमेंट के कारण हम पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हैं। बताइए इसको क्या लिख दें हम? आर लिख दें। वेरी गुड, इसको क्या लिख दें? आर। ये करंट एलिमेंट है ही। अगर इसकी वजह से आप यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालोगे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्या इतनी ही आएगी या कुछ और आनी चाहिए उसको? इतनी आएगी, सिंपल है। ये करंट एलिमेंट ऊपर है, बस ये उसी कॉइल पर कहां पर आ गया? नीचे की साइड पे आ गया। तो अब इसकी वजह से निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा। हाँ, एक चीज थोड़ा बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे बनेगी? अब हमें अपना हाथ कैसे सेट करना है? करंट ऐसा जाएगी, अब ऐसा सेट करना है करंट की डायरेक्शन पे, इधर की तरफ, और पी की तरफ ये ले जाना है, उसके बाद ऐसा मोड़ना है। इस बार दिशा किस तरफ आएगी? थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो इस वाले करंट एलिमेंट की वजह से यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो ये डायरेक्शन आ जाएगी। डीबी वैल्यू सेम ही रहेगी, इसलिए ये भी डीबी लिखा हमने और इसको भी हमने डीबी ही लिखा हुआ है। समझ नहीं आया आपको? ठीक है, ऐसा करते करते इसमें बहुत सारे डीएल हम बना लेंगे और सब की वजह से पॉइंट पी पर क्या निकाल लेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। और इसके बाद उनका क्या करना है? सदिश योग।
सदिश योग। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। सदिश योग के क्या नियम है? 3 चीजें मैंने आपको शुरुआत में भी बताई और फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको। अगर सेम डायरेक्शन पे है तो प्लस कर दो, अपोजिट डायरेक्शन पे है तो माइनस करना। लेकिन अगर ना सेम डायरेक्शन है ना अपोजिट डायरेक्शन है, उस सिचुएशन पे किस तरह से कैलकुलेट करोगे? कंपोनेंट बना के सॉल्व करना। अब आप मुझे बताइए, हमने केवल 2 डीएल बनाए हैं, 2 डीएल की वजह से डायरेक्शन भी दिखाई है। आर दे इन सेम डायरेक्शन और दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन? क्या वो एक ही दिशा में है या वो अपोजिट दिशा में है? बताइए। आंसर है ना तो वो एक ही दिशा में है और ना तो जोड़ वाला नियम लगेगा और ना ही तो माइनस वाला। अभी क्या लगने वाला है? कंपोनेंट रूल। घटक बनाने पड़ेंगे आपको, तो चलिए घटक बना लेते हैं। घटक बनाने के लिए डीबी के 2 घटक हम बनाएंगे। एक घटक हम बनाएंगे अक्ष के अनुदिश और दूसरा घटक हम बनाएंगे, उसके लिए कंपोनेंट बनाने के लिए एंगल चाहिए मुझे। ये वाला एंगल हमने कितना मान लिया? कुछ मान लो इसको थीटा मान लिया जाए। यहां थीटा यूज किया नहीं है तो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ये हमने थीटा मान लिया। अब आप बताइए इस डीबी का अक्ष के अनुदिश घटक क्या बनेगा? बता सकते हैं आप? डीबी का अक्ष के अनुदिश घटक बताइए। वेरी गुड, डीबी कॉस थीटा। और इसका जो दूसरा घटक रहेगा अक्ष के लंबवत रहेगा। अक्ष के लंबवत मतलब इस डायरेक्शन पे, इसकी वैल्यू बेटा क्या आएगी? डीबी साइन थीटा। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यह भी तो डीबी है। अगर आप सिमेट्री का प्रिंसिपल देखोगे तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आपको क्या लगता है इस वाले एंगल के बारे में? बताइए। ये भी थीटा ही हो जाना चाहिए भाई। डीबी और अक्ष के बीच का कोण कितना है? थीटा। तो ये भी तो डीबी है। डीबी और एक्सिस के बीच का कोण कितना होगा? थीटा। सिमेट्री के प्रिंसिपल से समन्वित है वो चारों तरफ से, इस वजह से। नहीं समझ में आई बात आपको? अच्छा, अगर ये थीटा है तो इस डीबी के भी कंपोनेंट बनाइए। फिर डीबी का एक कंपोनेंट बनेगा इस दिशा में अक्ष के अनुदिश। अक्ष के अनुदिश घटक क्या बना? डीबी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इसका बनेगा अक्ष के लंबवत। ये वाला घटक कितना बनेगा? डीबी साइन थीटा। तो अभी देखो, इसको करने के बाद हमने घटक ही बनाए हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहां नोट कर लेते हैं। माना डीबी अक्ष से थीटा कोण बनाता है। ये चीज समझ में आई कि जो डीबी है वो अक्ष से कितना कोण बनाता है? थीटा। तब डीबी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। डीबी को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। पहला, डीबी का अक्ष के अनुदिश घटक। अक्ष के अनुदिश वाला घटक है डीबी कॉस थीटा। और
जो दूसरा कंपोनेंट हमने बनाया वो बनाया dB का अक्ष के लंबवत घटक। अक्ष के लंबवत वाला घटक कौन सा है? dB sin थीटा। ठीक है, अब फिर से सभी देखें ध्यान से, ये dB था, अब हमने dB को दो टुकड़ों में बांट दिया, तो अब इसका काम खत्म। अब ये मान लो कि ये यहां नहीं है, ऐसे इसके भी दो कंपोनेंट बना दिए, तो ये भी यहां नहीं है। तो इस dB के बदले दो डायरेक्शन आपको dB की मिली है, एक अक्ष के अनुदिश वाली, एक अक्ष के लंबवत वाली। ये इस dB के बदले भी दो डायरेक्शन आपको मिली है, एक ये अक्ष के अनुदिश वाली और एक ये अक्ष के लंबवत वाली। अब पहले आपने हमको क्या बताया कि दो dB तो है, लेकिन ना तो वो सेम डायरेक्शन पे है तो हम जोड़ भी नहीं सकते, अपोजिट डायरेक्शन पे नहीं है हम माइनस भी नहीं कर सकते, तो ना हमने प्लस किया ना माइनस। हमने रूल कौन सा यूज कर लिया? घटकों का नियम। घटक बना लिए, अब बताइए प्लस करना कि माइनस करना? पहले पता नहीं चल रहा था, बिकॉज कि वो ना तो एक दिशा में थे और ना ही तो अपोजिट डायरेक्शन पे थे। तो ठीक है, हमने अब घटक बना लिया, अब बताओ अब जोड़ना है कि घटाना है? भाई घटाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अब आपके पास इस पॉइंट पर पहले 2 dB थे बस, अब dB के 4 पार्ट हैं आपके पास, 4। एक ये dB, दो इधर की तरफ dB cos थीटा और एक dB sin थीटा, ये एक dB sin थीटा। ये थोड़ा ध्यान से सभी देखना, ये वाला dB sin थीटा और ये वाला dB sin थीटा। आप देखें पॉइंट P पर इनकी जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल कैसी हैं? अपोजिट, और दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। तो जो dB sin थीटा है एक्सिस पर, इस जगह पर dB sin थीटा ऐसा है, फिर dB sin थीटा ऐसा है। ये परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। अब परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए ये वाला dB sin थीटा इस वाले dB sin थीटा को क्या कर देगा? कैंसल कर देगा। ये बात सबको समझ में आती है? क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक। अब dB cos थीटा की बात करो, dB sin थीटा से तो dB sin थीटा कैंसल हो गया। dB cos थीटा की बात करिए, इसका वाला इस वाले आइडियल का dB cos, सॉरी इस वाले dB का dB cos थीटा किधर है? इधर की तरफ। नीचे वाले dB का dB cos थीटा किधर है? इसी दिशा में। तो दोनों के dB cos थीटा एक ही दिशा में है, विपरीत है, या दोनों में से कोई नहीं है, सेम डायरेक्शन पे है। इन दोनों को क्या करना? क्या ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसल करेंगे या इन दोनों को जोड़ना चाहिए? हमको जोड़ना चाहिए, बिकॉज दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये जो हमने घटक बनाए उसमें से अब हमको एक बात पता लगी कि dB sin थीटा को कैंसिल कर देगा। पहले 2 dB थे, 2 के घटक से कितने बन गए? 4। उन 4 में 2 एक दूसरे को क्या करे दे रहे हैं? कैंसल। फिर बचेंगे कितने? 2। उन 2 को जोड़ना है कि कैंसिल करना है? जोड़ना है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि इन दोनों में से दोनों ही एक ही दिशा में। ये सबको समझ आ गया? अब ध्यान से सभी सुनिए। एक dl ये लिया, ऐसा समझाने के लिए एक dl यहां, एक dl हमने यहां ले लिया। अभी हमने पूरी कॉइल में कितने dl लिए हैं? केवल 2 dl, ज्यादा तो नहीं लिए, जबकि पूरी कॉइल में ही dl बनाने मेरे को। अब एक dl यहां ले लो और एक dl यहां ले लो। इसको अब हम बनाएंगे नहीं, आप सोच लो केवल बस, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको वो भी समझ में आ जाएगा। एक dl ये हमने लिया, एक dl इसके अपोजिट लिया, जैसा इसके अपोजिट यहां लिया था। इस dl का एक dB बनेगा यहां, इस dl का भी एक dB बनेगा। फिर दोनों dB के घटक बनाएंगे,
कौन कौन से घटक, डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा पहले का और डीबी कॉस थीटा डीबी साइन थीटा दूसरे का। उनमें से फिर क्या होगा, जो डीबी साइन थीटा बनेंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, और इधर की तरफ क्या मिल जाएंगे, डीबी कॉस थीटा। तो ये वाले जो करंट एलिमेंट हम लेंगे, इनका वाला भी डीबी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। केवल क्या रह जाएगा, डीबी कॉस थीटा। ऐसे ही एक डीएल यहां लोगे तो एक डीएल यहां ले लो अपोजिट, उनसे भी क्या बचेगा, डीबी कॉस थीटा। एक डीएल यहां ले लो, एक इसके अपोजिट ले लो, उनसे भी यहां पर क्या बचेगा। अब आपको समझ में आ गया कि आप जितने भी डीएल यहां बना दोगे पूरी कॉइल में, सबके डीएल की वजह से एक एक डीबी बनेगा, सबके घटक बनेंगे, लेकिन उन सभी घटकों में से क्या कैंसल हो जाएगा, सबका डीबी साइन थीटा कैंसल हो जाएगा। लेकिन सबका कैंसल नहीं हो पाएगा क्या, और वो डीबी कॉस थीटा पूरी कॉइल के लिए क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको। आप माइनस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे आप। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक। तो अब यहां पर हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार बिंदु P पर बने सभी डीबी साइन थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे। इस प्रकार बिंदु P पर बने सभी डीबी साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे तथा सभी डीबी कॉस थीटा अक्ष के अनुदिश एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक, यही आपने हमको बोला कि आप जितने भी डीएल मान लो, सबकी वजह से जो डीबी साइन थीटा कंपोनेंट होगा वो सबका कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल केवल डीबी कॉस थीटा ही बचेगा, और वो भी किस दिशा में बचेगा, अक्ष के अनुदिश। और क्योंकि सारे डीबी कॉस थीटा एक ही दिशा में है तो सब क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। और जब जुड़ेंगे वही बिंदु P पर क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। उतना ही बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्योंकि डीबी साइन थीटा तो सबका गया। तो चलिए, इसलिए बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। अब हम इसको B लिखेंगे, DB नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूरी कॉइल की वजह से आ रहा है। जोड़ने के लिए हमारे पास क्या रूल है बताइए, इंटीग्रेशन कैलकुलस का रूल है। तो हम जोड़ेंगे, किसको जोड़ना है बताइए, डीबी कॉस थीटा को। इसलिए हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डीबी कॉस थीटा का। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम पूरी कॉइल के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम निशान क्या लगा देंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल। इसको क्या पढ़ते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डीबी कॉस थीटा। ठीक है, अब इस डीबी की जगह पर ये वैल्यू अप्लाई करेंगे। Therefore B is equal to closed integral of mu naught upon 4 pi
आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कॉस थीटा। इसमें से जो भी वेरिएबल टर्म्स हैं उनको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के देनी पड़ेगी। आप एक काम करिए, पहले इतना नोट कर लें, इसके बाद हम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहले अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू देखनी है कि कितनी होगी, ठीक है? और आर की भी वैल्यू निकालनी है। जरा ध्यान दीजिए, ये आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में यहां पर बताएं ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये अक्ष है और ये रेडियस है। अक्ष रेडियस पर हमेशा लंबवत होती है, शुरू से ही आपने कॉइल देखा है। ये देखिए, ये त्रिज्या है और ये एक्सिस है, इनके बीच का कोण हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। ये x है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस r है। 90 डिग्री के ठीक सामने ये भुजा का नाम बताइए। कर्ण, जिसे आप हाइपोटेनियस भी कहते हैं। इसके बाद इस भुजा को आप क्या नाम रख सकते हैं? लंब, और इसको आधार कर सकते हैं, या इसको लंब और इसको आधार कर सकते हैं एंगल के अकॉर्डिंग, कि कौन सा एंगल आप यूज कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो हम एंगल यूज नहीं कर रहे हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहते हैं। उसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये समझ आ गया सबको? तो इसको हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, देखो चित्र से। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। एक तो ये आपको याद कर लीजिए, अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 भी आप लिख सकते हो। ये अंडर रूट अगर हम हटा दें तो अंडर रूट हटा के आप इसको क्या लिखा जा सकता है? पावर 1/2 भी आप ले सकते हो। अब थोड़ा थीटा को फिगर में ध्यान से देख लीजिए। आपने ये वाले एंगल को थीटा माना था, इस एंगल को आपने थीटा माना था। ये एंगल कितना है बता दीजिए? 90 है। अरे ये तो बड़ा सिंपल है बेटा, ये आर है, ये डीबी है। आर डीबी पर या डीबी आर पर कैसा होता है? तो आर का और डीबी के बीच का एंगल कितना? तो क्या आप बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? सोचो, ये पूरी क्या बनी हुई है? एक लाइन, उसमें ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ये समझ आया आपको? ये हमारा अननोन एंगल है, इसको पता लगाना है हमको, और ये 90 है और ये थीटा। तो एक काम करो ना, इसको अगर मालूम करना है तीनों का जोड़ कितना आना चाहिए? 180। तो अगर आपको इसे पता लगाना है तो 180 में ये दोनों माइनस कर दो। तीन चीजों का जोड़ 100 है, उसमें से अगर ये हमको निकालना है तो 100 में से ये दोनों माइनस कर दो ना। चलो, ऐसे नहीं समझ में आता, थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या माने ले रहा हूं। अब अल्फा, ये वाला एंगल, ये 90 और ये कितना? थीटा। अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा, तीनों का सम कितना होगा? दोनों उधर भेज दीजिए। 180 में ये 90 जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 90। ये थीटा भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस थीटा। अब बताइए, ये एंगल अभी नहीं समझ आया आपको? आ रहा है सबको समझ में? इधर सबको आ गया? नहीं आया? देखिए, अच्छा फिर से देखिए, ये एक लाइन ऐसे बनी हुई है, ये डीबी है, ये एंगल थीटा है, इधर से ये आर आ रहा है,
ये एंगल कितना होगा 90, आर और डी बी के बीच। तो हमको ये वाला कोण चाहिए, इसको हमने अल्फा मान लिया। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री आना चाहिए। तो अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। पहले तो यही बताओ क्या ये इक्वेशन जो हमने सेट की है ये आपको समझ नहीं आ रही है? भाई एक लाइन स्ट्रेट अगर बनी है तो पूरा इसका ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? ऐसा बनाते थे बचपन में, तो ये कोण कितने का होता है 180। तो तीनों का जोड़ हमने 180 कर दिया। अब इसको उधर भेजने में आपको प्रॉब्लम है? सिंपल सी मैथ है यार। 180 पहले 90 घटाओ, क्या बचेगा 90, फिर उस 90 में थीटा भी माइनस करो, क्या बचेगा? वही लिखा मैंने। तो ये 90 माइनस थीटा आ गया। अब देखिए ये 90 माइनस थीटा आया, ये भी एक समकोण त्रिभुज है आपके सामने जो बना हुआ है। कैसे? इसका ये एंगल समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, तो तीसरा कितना बचेगा? थीटा। क्लास 10th में खूब मैथ पढ़ी है आपने, 11th में, अभी 12th में आप हैं, और इतना सिंपल सा गणित यूज हो रहा है। आई एम सॉरी, याद कर लीजिए हमेशा के लिए आगे, किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 होता ही है, सबको मालूम है। इसमें तो ऐसा है नहीं कि किसी का 90 होता है, किसी का 90 नहीं होता। सबका एक समकोण, अगर समकोण त्रिभुज है एक एंगल 90 डिग्री हो गई, ये 90 हो गया। बाकी दो कोणों के बारे में ये वाली जोड़ी बिल्कुल पक्की है कि अगर उसमें से एक कोण थीटा हो जाए तो तीसरा अपने आप कितना बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये पेयर पक्का होता है। अब अगर एक 90 डिग्री का है, एक थीटा है, तो तीसरा कितने का होगा? 90 माइनस थीटा। अगर एक 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, तो फिर तीसरा कितने का होगा? तो वही तो मैंने किया, एक 90 है, एक 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? और आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना चाहिए? 180 तो चाहिए, तो कर लो ना। देखो 90 प्लस माइनस थीटा, इसका और इसका एडिशन करो आप, माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल, कितना आ गया? 180 डिग्री। अब बताएं, अभी भी ये दिमाग में नहीं आ पाया कि थीटा कैसे हो गया? ये क्लियर? अब अगर ये थीटा है तो यहीं से बता दो मुझे कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो अब ये भुजा क्या बन गई? लंब। कर्ण तो 90 के सामने, और बाकी जो भुजा बची ये क्या बन गई? आधार। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। और हमें कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना लंबा है बता सकते हैं? आधार, ओ आई एम सॉरी, ये है आधार। आधार की लेंथ कितनी है? a। कर्ण क्या है? r। और r की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू दी पावर 1/2। ये कॉस थीटा आ गया। देखो, आई होप कि आपको थीटा के बारे में पहले बातें समझ में आई, और इसके बाद हमने कॉस थीटा कैसे निकाला ये भी आपको क्लियर है। चलिए अब हम वैल्यू रखने की बारी आ चुकी है, इसको हटा दिया जाए। अब ये हम हटा देते हैं, इसी पे हमको लिखना है देन b इज इक्वल टू, इसमें से पहले वैल्यू लिख दो। अच्छा एक बार, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl अपॉन r स्क्वेयर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r स्क्वेयर? r स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। ये बउआ किसकी जगह लिख, ठीक है, cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? a अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। b इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई इंटू ए इंटू डी एल अपॉन, सभी ध्यान से देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 है। और गुणा में बेस, गुणा में घातें जुड़ती हैं, बेस दोनों का सेम है, गुणा करने पर इसकी घात 1 और इसकी 1/2 जुड़ जाएगी। क्या बन जाएगा? 3/2। एक और आधा जुड़ के 3/2 होगा, 1 प्लस हाफ 1.5 3/2 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यहां तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ आ रहे हैं सबको? अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, उनको इंटीग्रेशन के साइन के बाहर निकालना है आपने। बताइए कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है यहां पर? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहुत ज्यादा कांस्टेंट है ये, तो पहले से ही हम बता रहे हैं आपको। ये चला गया। करंट के बारे में बोलिए, इज दिस अ कांस्टेंट और नॉट? कांस्टेंट है। करंट फ्लो होने लगेगी एक बार, वही होगी। ए, व्हाट इज ए? ए इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। और ऐसा रखी है, शुरुआत से रखा है, तो क्या इसकी रेडियस बड़ी हो गई पहले से, या रखे रखे रेडियस थोड़ा छोटी हो गई? रेडियस में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा। एक्स और ए, इनमें से कौन बदल सकता है, कौन कांस्टेंट है? आंसर है एक्स और ए दोनों ही कांस्टेंट है। यहां से यहां का डिस्टेंस हमने एक्स माना है और हम यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो एक्स भी कांस्टेंट है और ये ए भी कांस्टेंट है, इसलिए ये टर्म भी बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। इंटीग्रेशन के साइन के अंदर अगर कोई बचेगा तो कौन बचेगा? डीएल बचेगा केवल। और कॉस थीटा, अच्छा कॉस थीटा का मान लिख दिया था हमने, ये लिखा है ना, अंडर केवल कौन बचा? डीएल। अब आपका टेस्ट होगा, देखते हैं आप बता पाएंगे कि नहीं। डीएल क्या चीज है, प्लीज टेल मी। वेरी गुड, क्या बताया? इस कॉइल की परिधि पर उपस्थित एक छोटी सी लंबाई। क्लियर? और उस डीएल में हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? पूरी परिधि बन गई। फिर से सुन लीजिए, dl is the small element only, but when we applied the closed integral on dl, then it will become the total length of this circumference. फिर से dl भले एक छोटी सी लंबाई है इसकी, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, और समाकलन का दूसरा अर्थ क्या होता है? जोड़। तो समाकलन ने क्या किया? कॉइल में जितने डीएल बने, डीएल 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 डीएल, जितने डीएल बने उसने सारे डीएल को क्या करवा दिया? जोड़ दिया। अब आप खुद सोचो, इसके डीएल डीएल वाले सब टुकड़े कर डालो आप। 100 टुकड़े, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ टुकड़े बना लिए, पूरे कॉइल के 1 करोड़ टुकड़े बना लिए। इसके बाद जब जोड़ जोड़ के रख दोगे फिर से, तो फिर से कॉइल बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? परिधि इसकी बन जाएगी। तो डीएल भले छोटी सी लेंथ है, लेकिन डीएल में इंटीग्रेशन लगने का मतलब है सारे डीएल्स को क्या कर दिया हमने? जोड़ दिया, और जोड़ने से क्या मिल जाएगी? परिधि। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू दी पावर 3/2। इसकी जगह पर मुझे क्या लिख देना चाहिए? कॉइल की परिधि। तो कॉइल की त्रिज्या कितनी है बेटा? आर है, ए है कि एक्स है? ए है, आर से कंफ्यूज मत हो। ए है कॉइल का रेडियस। अगर कॉइल की त्रिज्या ए है तो परिधि की लंबाई टोटल कितनी होगी? 2 पाई ए। पाई से ये पाई कैंसल, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स में आ गया। अभी आप देखिए बेटा क्या बचा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए इंटू ए स्क्वेयर अपॉन
एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब बताइए क्या ये आपको समझ आया? यही मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कॉइल की एक्सिस पर इस पॉइंट पर बनेगा। और डीबी साइन थीटा कैंसिल हो गया तो हम उसका जिक्र भी नहीं करेंगे क्योंकि तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से। ये चुंबकीय क्षेत्र है जो कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली की वजह से उसके अक्ष पर बनता है। क्या आपको सारे सिंबल्स याद हैं? बताइए आई क्या है? कॉइल में बहने वाली धारा, ए त्रिज्या, एक्स केंद्र से अक्ष पर उस बिंदु की दूरी जहां हमने चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ए फिर से कॉइल की त्रिज्या। बस 2 को आप बचपन से पहचानते हो, जब पहली बार लिखना सीखा होगा तो ही आपको 1 2 सिखाया जाता है। ठीक है, ओके। इसमें हम एक चीज छोटी सी कर सकते हैं। अभी ये हमने क्या लिया है? अभी हमने सिर्फ एक लूप की वजह से निकाला, एक छल्ला केवल बनाया। अगर यहां पर कुंडली में तार के n फेरे लगे होते तो क्या होता? एक फेरे से इतना मैग्नेटिक फील्ड, n फेरों से कितना मैग्नेटिक फील्ड, n का गुणा करा देंगे। तो यहां लिख देंगे यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 NIA स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर टू द पावर 3/2। नाउ दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला कि अगर हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है तो उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आएगा, ये उसकी वैल्यू आएगी। एंड आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। अभी इस पर अभी भी हमने कुछ स्पेशल कंडीशंस यूज करनी है, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो हम इस पर यूज करेंगे। अब उन विशेष परिस्थितियों को हम यूज करेंगे अगली क्लास पे करते हैं। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास पे स्पेशल कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।